10 क्लास का गोदली का सेकेंड चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सेकेंड चैप्टर नाम है 20 के दांत। ठीक है, तो 20 के दांत है कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने अमीर की कथा तथाकथित मर्यादा पर व्यंग किया गया। इसमें गरीबों पर अमीरों की शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला गया। 20 के दांत शीर्षक कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। इस लड़ाई में महल वाली की जीत में भी हार दिखाई देता है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दो दांत टूट जाते हैं वह अमीरों को प्रदर्शित प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार का प्रतीक है। मदन अमीर की प्रदर्शन प्रियता गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है कि निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि में बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, जोश और आग का परिचय दिया है वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के गर्व उल्लास की बात है। इस लेखक द्वारा दिया गया संक्षेप मार्मिक बन पड़ा है। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों का पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो सेन साहब के परिवार में उनकी 5 लड़की थी जिनका नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सबसे छोटा लड़का था, उसका नाम था कासू बाबू, प्यार से उसे खोखा कहते थे। सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियां के ऊपर काफ़ी अनुशासन था। लड़का सबसे छोटा था, उसका बहुत बाद में मतलब 5 के बाद था। इसी कारण लड़के प्रति के मतलब मोह माह स्वाभाविक था। लड़का के ऊपर अनुशासन का अनुबंध बहुत ढीला था, मतलब जो मन में आए सो बोलो, जो मन में आए सो करो, मतलब उस पर कोई अनुशासन नहीं था। खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो इसका बारे में बताना है कि सेन साहब एक अमीर आदमी थे। अभी हाल में उन्होंने एक नई कार खरीदी थी। वे किसी को गाड़ी के पास भटकने नहीं देते थे। कहीं पर एक धावा दिख जाए तो उसे क्लीनर और सोफर पर शामत आ जाती थी, मतलब उसको बार बार बोलते इसको हटाओ, यहाँ से दम चिकनाई करो, वैसे वैसे फलना चिलना बोलने लगते थे। उनके लड़कियों से मोटर की चमक दमक का कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा सबसे छोटा लड़का था। वह बुढ़ापों की आंखों का तारा था, मतलब मेन वही एक सहारा था। इसलिए मिसेस सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। दरअसल बात यह है कि खोखा का विवाह तब हुआ जब उसकी कोई उम्मीदें दोनों को बाकी नहीं रह गई। खोखा जीवन के नियम से कैसे अपवाद था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। इसलिए मोटर को कोई खतरा था तो केवल खोखा से ही। वो जाता इधर उधर फोड़ फाड़ देता है ना, ठोक ठाक देता, इसलिए वो उसके उसी से खतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे, उनकी संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी। तो सेन दंपति खोखा ने में अपने पिता की तरह इंजीनियर बनने की पूरा संभावना देखते थे। उन्होंने शिक्षा के लिए कारखाने से बढ़ई मिस्त्री घर पर आकर 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक ठाक कर लिया करता था। इससे बच्चे की उंगलियां भी औजारों से वाकिफ हो जाएगी, इसलिए सिखाया जाता था। सब प्रसंग है कि लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं। उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। तो प्रस्तुत पंक्तियां नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित 20 के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। यह संदर्भ सेन परिवार में पाली पोसी जाने वाली लड़कियों के चारित्रिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। सेन परिवार में मध्यवर्गीय परिवार है जहाँ जीवन शैली कृत्रिमताओं से भरी हुई है। सेन परिवार में लड़कियों को तहजीब और तमीज के साथ जीना सिखाया जाता है। उन्हें शरारत करने की छूट नहीं है। वे स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकते, जबकि बच्चा के लिए कोई पाबंदी नहीं है, जो खोखा है उसके लिए। सेन दंपति ने लड़कियों को यह नहीं सिखाया कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या तालीम दी गई, क्या क्या नहीं करना चाहिए, यह सीख दी गई। इस प्रकार सेन परिवार में लड़कियों के प्रति दोहरी मानसिकता काम कर रही है। जहाँ लड़कियां अनुशासन, तहजीब और तमीज के बीच जी रही है, वहीं खोखा सर्वतंत्र स्वतंत्र है। लड़का लड़की के साथ दुर्व्यवहार विकास परिवार समाज के घातक है। लड़का लड़की के बीच नस्लीय भेदभाव न पैदा करे, उसमें समानता का
विस्तार करे, लेकिन खोखा के परिवार में ऐसा नहीं था। नेक्स्ट है खोखा के दुर्लभित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। तो इसका व्याख्या करना है कि यह किसने विष के दांत नामक कहानी से ली गई है। इसके लेखक हैं, रचयिता हैं नलिन बिलोचन शर्मा। यह पंक्ति सेन परिवार के लाडले बेटे के जीवन प्रसंग से संबंधित है। कहानीकार ने इस पंक्तियों के माध्यम से यह बताने की चेष्टा किया है कि सेन परिवार का एक मध्यवर्गीय सफ़ेद पोष परिवार है। यहाँ कृत्रिमता का भी बोलबाला है। नकली जीवन के बीच जीते हैं हुए सेन परिवार ने अपने बच्चों के प्रति दोहरा भाव रखता है। सेन परिवार का बेटा शरारती स्वभाव का, वह बुढ़ापे में पैदा हुआ, इसी कारण सबका लाडला था। उसके लालन पालन शिक्षा दीक्षा में कोई पाबंदी अनुशासन नहीं थी। वह बेलोस जीने के लिए स्वतंत्र था। उसके लिए सारे नियम नीति शिथिल कर दिए गए, मतलब सभी तोड़ दिए गए। वह उतना उच्छल था कि उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों को भी दंपति विपरीत स्वभाव देखते थे, उनकी तारीफ करते थकते नहीं थे। सेन दंपति बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसी कारण ट्रेनिंग दी भी वैसे ही दिलवा रहे थे। उसे किंडरगार्टन स्कूल की शिक्षा न देकर कारखाने की बढ़ई मिस्त्री के साथ लोहा पीटने ठोकने से आदि संबंधित काम सिखाया जाता था। औजारों से परिचित कराया जाता था। इस प्रकार सेन परिवार ने अपने शरारती बेटे के स्वभाव के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी, सिद्धांतों को बदल दिया। थर्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, किसने कहा था? तो प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। इसके रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा है। सब प्रसंग गिरधारी के बेटे मदन के साथ जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है कि सेन की गाड़ी के पास मदन खड़ा होकर गाड़ी को छू रहा था। जब शोफर ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वह शोफर को मारने दौड़ा, लेकिन गिरधारी की पत्नी बेटे को संभाल लिया। ड्राइवर ने मदन को धक्के देकर गिरा दिया, जिससे मदन का घुटना क्या हो गया? फूट गया। शरारत की चर्चा ड्राइवर ने सेन साहब से की। इसी बात पर सेन साहब काफ़ी क्रोधित हुए और गिरधारी को अपनी फैक्ट्री से बुलवा कर डांटते हुए कहा कि देखो गिरधारी, आजकल मदन बहुत शौक हो गया है, मैं तो तुम्हारी भलाई ही चाहता हूँ। गाड़ी गंदा करने से मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ पड़ा और मेरे सामने भी वह डरने की बदले ड्राइवर की ओर मारने के लिए झपट रहा। देखो यह लक्षण अच्छा नहीं है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। गिरधारी लाल तो जी हाँ कहने लगा। ऐसा सीख देते हुए सेन साहब गिरधारी लाल को बच्चे को संभालने और शरारत छोड़ने की सीख देते हैं। इन पंक्तियों में सेन के चरित्र दोगलेपन की झलक साफ दिखलाई देती है। एक तरफ अपने अनुशासनहीन बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं और सपना पालने लगे कि सेन उसकी बुराई नज़र नहीं आती, लेकिन दूसरे की गिरधारी लाल ने बेटे से उड़ता शरारत दिखाई पड़ती है। उस मध्यवर्गीय परिवार के जीवन चरित्र की सही तस्वीर है। अपने बेटे की प्रशंसा करते हैं, भले ही वह कुलनाशक हो, चाहे जो भी हो, खराब हो अच्छा, गिरधारी लाल के बेटे में कुलक्षण उन्हें दिखाई पड़ते हैं। और नेक्स्ट है, हंस कौए की जमात में शामिल क्यों होने के लिए ललक गया? तो व्याख्या प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक विष के दांत नामक कहानी से ली गई है। उसके रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा। सब प्रसंग उसका सेन साहब दंपति का बेटा एक दूसरे दिन शाम तक बगुले के हाथ में बगल वाली गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदद गिरधारी लाल का बेटा आवारागर्द लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी भी बात लट्टू नचाने के लिए ललच गया। खोखा तो बड़े घर का था, यानी हंसों की जमात में, जबकि मदन और वे लड़के निम्न मध्यवर्गीय दलित घोषित थे। इन्हें कौवे से संबोधित किया गया। इसी सामाजिक भेदभाव के कारण कहा गया कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यानी कहने का भाव यह है कि खोखा जो अमीर सेन परिवार का वंशज है, वह गरीबों के खेत में शामिल होने के लिए खेलने के लिए ललक गया।
किंतु यह संभव न हो सका, क्योंकि पहले दिन उसके पिता ने उसे और उसकी माँ माँ के साथ पिता को ही प्रताड़ित किया गया। उसने अपने अपमान को याद कर छूटते ही खोखा से बोला, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला। तो यहाँ तेरा लट्टू नहीं है, जा जा अपने बाबा की मोटर में बैठ। ये कौन बोला? गिरधारी लाल का बेटा मदन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या क्या बातचीत हुई, पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया, बताइए। तो एक दिन का वो है ना कि ड्राइंग रूम में सेन साहब और उसके कुछ दोस्त बैठकर गपशप कर रहे थे। उसमें एक साधारण हैसियत की अखबारन बीस थे, जो सेन के दूर के रिश्तेदार भी थे, साथ ही उनका लड़का भी था। खोखा से थोड़ा सा छोटा पर समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी तारीफ कर दी। उन साहब ने पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले ही पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते कि सेन साहब शुरू हो गया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, और वे ही दुहराकर थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटिलमैन जरूर बने, और मैं कुछ बने उसका काम है, वह पूरी आज़ादी से रहेगा। सेन साहब इस उत्तर से शिष्ट और प्रछत व्यंग में अटकर रह गया। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार का क्या बताना चाहता था? तो बताना चाहता है, कहानीकार ड्राइवर के रूप में सामंती मानसिकता को दिखाया है कि मदन एक गरीब का बच्चा है, सिर्फ उसके मोटर को स्पर्श करने से ढकेल दिया, जिस कारण उसे चोट आ गया। सामंती मानसिकता और एक गरीब के व्यवहार के लिए वो कहानीकार बसा रहे हैं। कासू और मदन के बीच में झगड़े का कारण क्या था? तो इस प्रसंग के लेखक द्वारा दिखाया गया, कासू और मदन के बीच में झगड़े का कारण था कासू द्वारा मदन से लट्टू मांगना, मदन देने से इनकार करना, और कासू मारता तो फिर मदन भी मारता है। प्रसंग के द्वारा बच्चे की समांति मानसिकता का यह भय नहीं होता, और बाद में चाहे जो हो जाए। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई अक्सर महल वाले जीतते हैं, पर उसी हालत में जब झोपड़ी वाले उसकी मदन अपने ही खिलाफ करते हैं। तो लेखक इस कथन का उदाहरण देकर एक पुष्टि करता है कि सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी से छूने भर के अपराध के लिए मदन न केवल सोफर द्वारा घसीटा जाता, अपितु अब बाप गिरधर द्वारा भी बेरहमी से पीटा जाता। दूसरे दिन खोखा जब मदन की मंडली में लट्टू खेलने चला जाता है, तो मदन का स्वाभाविक जाग उठता है। दोनों की लड़ाई बृहत रूप से होती है। खोखा और मदन की लड़ाई महल और झोपड़ी की लड़ाई का प्रतीक है। खोखा का मुंह की खानी पड़ती है। वह स्वाभाविक है कि झगड़ा में झोपड़ी वाले भी जीत जाते हैं। रोज रोज अपने बेटे की मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लिया? तो बोलता है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री का एक किरानी था, मतलब वहाँ काम करते थे। उनके ही बंगले में अहाते में एक कोने में आउट हाउस में रहता था। सेन साहब द्वारा जब मदन की शिकायत की जाती, तब गिरधर मदन की पिटाई करता था। गिरधर सेन साहब की हर बात को मानने के लिए विवश था, लेकिन एक दिन जब मदन कासू के अहंकार का जवाब देते हुए उस पर प्रहार करके उसके दांत तोड़ दिए, तो उसके पिता का उल्लास हुआ, गर्व हुआ। उसे शाबाशी देते हुए वह स्वयं नहीं कर पाया, जो काम स्वयं नहीं करा उसका पुत्र करके दिखा दिया। इसलिए गौरवान्वित है। मदन शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध में प्रज्वलित प्रतिशोध का प्रतीक है। उसके गर्वाविकता से प्रभावित होकर गिरधर उसे छाती से लगा लिया। सेन साहब, मदन, कासू, गिरधर का चरित्र क्या क्या है? तो सेन साहब क्या कहानी में सेन साहब का प्रमुख पात्र है। नई नई उन्होंने गाड़ी खरीदी, इसलिए गाड़ी छाया से सब दूर रहे, खासकर खोखा खोखी मतलब लड़का और लड़की। सेन साहब में दिखावा बहुत अधिक करते, अपने पुत्र के संबंध में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करते, अपने बेटे के सामने दूसरे लड़के का प्रशंसा पसंद नहीं करते। सेन साहब सामंती मानसिकता के आदमी थे। अगला है मदन। सेन साहब का एक कर्मचारी गिरधर है, जो उन्हीं के अहाते में रहता है। मदन उसी का लड़का है। लड़का साहसी और निर्भीक है, बाल सुलभ शरारत भी है, उसे विद्यमान है। इसी कारण जब कासू उससे झगड़ता है, तो मदन भी उसी के भाषा में जवाब देता है। कासू बाबू सेन साहब का एकमात्र सुपुत्र है, ठीक है।
वह बहुत लाड़ प्यार से बहुत बिगड़ गया था, शरारत करने के माहिर हो गया। कहानी का एक नायक कासू ही था। गिरधर क्या? गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मकारी हैं, उन्हीं के अहातों में रहता है। गिरधर बेहद सीधा और सरल कर्मचारी है। यदा कदा इसे सेन साहब का गुस्सा झेलना पड़ता है। गिरधर मदन का पिता है। आपके दृष्टिकोण में कहानी का नायक कौन है? तो हमारे दृष्टिकोण में 20 के दांत का शीर्षक कहानी का नायक मदन है। नायक ने समझ में पुरानी कसौटी अब बदल चुकी है ना। जो बात किया था मदन ने एक अपना जो चरित्र है, अपना अच्छा व्यवहार अपना करके दिखाया। जब अगर लड़ाई का भी नौबत आया तो उसने लड़ाई करके अपने आपको दिखा दिया। कहानीकार में स्वयं व्यंग्यपूर्ण में कुछ प्रमाण उपस्थित करें तो पांचों लड़कियां तहजीब की बात से तमीज से जीती जाती मूरत है। कोयल घोंसले में जब उड़ जाए, चमक ऐसा कि अपना मुंह देख लें। कहानी का सारांश है, मुहावरे हैं कि मुहावरे आंखों का तारा होना मतलब सबसे प्यारा होना। जीती जागती मूरत, सेन साहब की पुत्री तहजीब और तमीज से जीती जागती मूरत है। किलकारी मारना मैंने मोहन अपने मित्र के लिए किलकारी मारता है। और देशत विदेशत ये सभी शब्द हैं। कहानी में 5 मिश्र वाक्य चुने, इसके भेदभाव स्पष्ट करें। कौन कौन सा वाक्य है ये बताया गया है। कुछ पाठांग गद्यांश है। पाठ का नाम 20 के दांत है। में गद्यांश है कुछ कुछ। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि 20 के दांत के कहानी का रचयिता कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा है। खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू था। मदन किसका पुत्र है? तो गिरधर का। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। 20 के दांत के समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए तो खोखा। नवमीत की आंखों बुढ़ापे की आंखों का तारा है। सेन साहब को देखकर औरत क्या हो गई? सहम गई। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है। लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? उनके नाम बताएं तो 5 लड़कियां थी। कौन कौन? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सेन साहब की लड़कियां कठपुतली किस प्रकार थी? लेखक ने उसे सेन साहब कठपुतलियों क्यों कहा है? तो अपने माता पिता माने सेन दंपति के आदेश का वे अचरज पालन करती थी, वहाँ वही कार्य करती थी जिसे उन्हें करने के लिए कहा जाता। खोखा सेन दंपति में नवमीत बुढ़ापे की आंखों के तारा क्यों था? क्योंकि वह दंपति के बुढ़ापे की संतान थी, बुढ़ापा में पैदा लिया था। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। गिरधर कौन था? तो गिरधर सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। मदन ड्राइवर के बीच में क्यों विवाद हुआ? तो ड्राइवर को मना करने के बाद ही मदन ने सेन साहब के कार को छू दिया था, तो इसलिए दोनों के बीच में विवाद हुआ। सेन साहब ने मदन की माँ को क्या हिदायत दी? तो सेन साहब मदन की माँ को हिदायत दी कि मदन भविष्य में कार को छूना जैसे हरकत ना करे। कासू और मदन की लड़ाई कैसे हुई? तो मांस की और बगुले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई की जैसी। झोपड़ी और महल वाली की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो झोपड़ी और महल वाली की लड़ाई में अक्सर महल वाले भी ही जीतते हैं। आलोचकों के अनुसार ना प्रारंभ किसकी कविताओं से हुआ है? तो नलिन बिलचंद शर्मा जी की हुई से। इनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार दिया गया है। 20 के दांत का सारांश है। बरसाती पट के शब्दार्थ ये दिया गया है।